पेज नंबर 98 एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स हमने देखे। नाउ हाउ टू इम्प्रूव और हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो प्रोडक्टिविटी ये बता रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड है। एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर को मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है और जो भी इनकम का एक जरिया है, almost 13.9% of GDP comes from agriculture sector. So it is known as very important pillar of Indian economy. In addition that, अगर agriculture productivity increase होती है, the income of rural economy will increase, which will force to development of industry and service sector. अगर हम मेन ऑक्यूपेशन रूरल एरियाज की बात करें तो वो एग्रीकल्चर है। The source of income there is only agriculture. So when agriculture develops, people have more income. When they have more income, they demand more goods which are produced in industries and the services which are provided by the service sector. It will also give solution of employment, urbanization, migration and inequality of income. ये सब प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स कब प्रॉब्लम्स बनते हैं? अर्बनाइजेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, but when urbanization takes place, but with that you don't have proper infrastructure facilities available in urban areas, then it creates a problem. Similarly, migration, it is a natural phenomenon. माइग्रेशन हर कंट्री में हर जगह पे होता है, बट स्टिल अगर माइग्रेशन सिर्फ एक ही जगह पे हो रहा है और एक ही तरफ सब जा रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन। पहली बात, इंस्टीट्यूशनल यानी क्या? वी हैव डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज, वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स टू मैनेज। ये जो सिस्टम है ना वो हमारी कंट्री की टोटली डिफरेंट होती है। जैसे एजुकेशन, इट इज एन इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिक्स, इट इज एन इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी, इट इज एन इंस्टीट्यूशन, बिकॉज वी हैव यूनिक सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। एजुकेशन की बात करें तो उसकी पॉलिसी बिल्कुल अलग है। जस्ट यस्टरडे एक बात की गई टेलीकॉम पॉलिसी के लिए। टेलीकॉम बिल पास होना है इन कमिंग ईयर। उसके लिए बिल कैसे एक्ट बनता है, कभी आपने सुना है? बिल का ड्राफ्ट तैयार होता है, पर ड्राफ्ट तैयार होने के पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उससे रिकमेंडेशन मंगवाए जाते हैं कि हम इस तरह का बिल बनाने जा रहे हैं, यानी इस तरह का एक्ट बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें हमको क्या चेंजेस करने चाहिए? गवर्नमेंट रिकमेंडेशन मंगाएगी, उस रिकमेंडेशन के बेस के ऊपर एक बिल बनेगा जो बिल का ड्राफ्ट होगा। उस बिल के ड्राफ्ट के अंदर पार्लियामेंट या तो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके हिसाब से हो वहां पे उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा एंड फाइनली डिस्कशन करने के बाद बिल को एक आखिरी चेंज के साथ में वापस पार्लियामेंट या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। और जब वो दोनों हाउसेस के अंदर पास हो जाए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अगर पास हो जाए तो फिर वो बन जाता है एक्ट। बराबर। तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते थे कि इंस्टीट्यूशन चेंज हो, जो पुरानी इंस्टीट्यूशन है, पुरानी जो सिस्टम है वो चेंज होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले उसमें किया लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब इम्प्रूवमेंट, यानी सुधारना किसी चीज को। लॉ टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम, टू प्रोटेक्ट टिलर्स एंड टू कंट्रोल रेंट। अंडरलाइन करो ये तीनों चीजों को। पहले लिखा है हमको सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को खत्म करना था, टिलर्स को प्रोटेक्ट करना था। टिलर्स यानी कौन? टिलर्स यानी वो लोग जिनकी खुद की जमीन नहीं है, दे आर डूइंग देयर वर्क ओनली। एंड टू कंट्रोल रेंट आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, जिससे पहले तो फार्मर को ओनरशिप मिले जमीन की,
लैंड लेबरर्स में हैव प्रोटेक्शन टू टिल द लैंड, और लैंड लेबरर्स को कभी भी अपनी जमीन से निकाला ना जाए, टू स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, एंड दिस वे फार्मर्स में हैव बिग शेयर ऑफ देयर क्रॉप, राइट। यानी पहली बात तो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन रुकना चाहिए और फार्मर को क्रॉप के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। दिस में बिकम कॉस्ट टू डू मोर एफर्ट्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ओवरऑल इट में इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होती है, राइट। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, टू प्रोवाइड credit and other monetary facilities, nationalization of banks undertaken by India. Even National Bank for Agriculture and Rural Development, which is body of RBI set up in 1982 to do special focus on agriculture sector, and regional rural banks and land development banks, सबका काम अलग अलग है। सबसे पहले क्या सेट किया गया, आरआरबी, पर आरआरबी को सेट करने के बाद इतना रिजल्ट नहीं मिला, तो एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए नाबार्ड को सेटअप किया गया। नाबार्ड वाज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई एंड इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। और लैंड डेवलपमेंट बैंक का मतलब भी क्या, जमीन को अगर आपको इम्प्रूव करना है, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आपको वहां से पैसे मिलते हैं। अंडर इट टू प्रोवाइड चीप एंड इनफ क्रेडिट टू इंडियन फार्मर्स। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्यों जरूरी है, क्योंकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने वाले लोग हैं, मतलब कौन, मनी लेंडर्स, दे एक्सप्लॉइट द फार्मर्स बाय चार्जिंग एक्सोर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद के ये ने आपकी जमीन हड़प ले, लेकिन आपका डेट कभी क्लियर ना हो, so that they would have cheap and enough credit in order to increase agriculture productivity. Now improvement in structure of agriculture marketing. Agriculture marketing is another thing. एग्रीकल्चर को मार्केट करना मतलब कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितने भी बीच में मिडल मैन है उसको कंट्रोल करना था। उसमें सबसे पहले तो रेगुलेटेड मार्केट जैसे एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। फिर टू क्लासिफाई द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज पर द क्वालिटी, एगमार्क जिसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हैज बीन इंट्रोड्यूस। रिमेंबर, यू कैन इजीली सी this kind of egg mark in every edible commodities. एडिबल कॉमोडिटीज के ऊपर देखने को मिलता है। कभी तुमने ग्राउंड नट ऑयल के ऊपर एग मार्क नहीं देखा होगा, एडिबल है ना, पर इट इज फैक्ट्री मेड। एंड सेकंड थिंग, नेचुरल इंग्रेडिएंट उसमें कम होते, प्रोसेसिंग उस पर ज्यादा होता, दैट्स व्हाई उसमें एग मार्क नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप चिली पाउडर देखो या दूसरा कोई भी ऐसा कि जो अपने किचन में यूज होता है, उसके अंदर ऊपर अपने एग मार्क देखेंगे, बिकॉज उसके बहुत ज्यादा उसके ऊपर चेंजेस नहीं किए जाते, चिली को खाली पाउडर बना देते, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एग मार्क उन एडिबल कमोडिटीज के लिए जो अपने किचन में डायरेक्टली यूज करते हैं। नाउ नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, ये किसके लिए, आप जो भी गुड्स को, जितने भी गुड्स को अपने प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर करने के लिए हमने वेयर हाउसेस को बनाया है। सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ऑनलाइन प्राइसेस पता चलती है, एसएमएस से प्राइसेस पता चलती है। टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम मार्केट प्राइस चेंजेस, बॉटम प्राइस बीइंग अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट। बॉटम प्राइस यानी इससे कम में कोई खरीद नहीं सकता, इसको एमएसपी बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Agriculture research. Indian farmers are not able to do research as they are less educated. Therefore, that duty is allotted to NABARD. फार्मर्स खुद रिसर्च नहीं करते तो नाबार्ड फार्मर्स के लिए रिसर्च करे, राइट। सो फार्मर should not cultivate, sorry, it does many researches and it gives knowledge and training to farmers about it. So farmers should not cultivate only with traditional technique, यानी पुराने जमाने की टेक्निक को यूज करके सिर्फ कल्टिवेशन करना नहीं होता, but they produce as per rising demand and by that earn more income and start doing market oriented production. क्या लिखा गया है, जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिस चीज होगी डिमांड इंक्रीज हो रही है,
एक छोटी सी चीज आती है, आपने जो गुआर सिंह खाते हैं ना वैसे ही गुआर गम आती है। ये गुआर गम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, एडेसिव बनाने में यूज होती है। इंडस्ट्रियल गम जिसको बोलते हैं ना वो बनाने के लिए यूज होती है, ग्लू। अब ये जो बनाने के लिए यूज किया जाता है उसमें रॉ मटेरियल की तरह से ये गुआर गम अपने लगे उससे वैसा ही, पर उसकी साइज थोड़ी छोटी होती है। और उसको अगर अपने तोड़ेंगे ना तो अंदर से बहुत ही एकदम स्टिकी इंग्रेडिएंट उसका निकलता है, वही इंडस्ट्रियल ग्लू बनाने में काम लगता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल की तरह से यूज होता है। नाउ कोई भी इंसान अगर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि बिकेगा कब, वो उसको पता है कि इंडस्ट्री में सीरत जाएगा, सो उसके पैसे तुरंत मिल जाते हैं। सिमिलरली कॉटन, उसके पैसे तुरंत मिल जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कैश क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़े और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो जाए। फूड ग्रेन्स में भी वेराइटीज आती है, तो ये सब पता चलना चाहिए। टू इंक्लूड देम इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म प्रोग्राम्स, कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज, integrated rural development programs, Jan Dhan Yojana, etc. started to modernize the agriculture sector to direct them for increase in agricultural productivity. तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, रिफॉर्म्स के लिए सारे प्रोग्राम्स बनाए गए। जन धन योजना के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया जाता है, बट यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद द चेकबुक एंड पासबुक। आपको चेकबुक भी नहीं मिलेगी, पासबुक भी नहीं मिलेगी, राइट। आपको इसके अंदर जो भी फैसिलिटीज है वो सिर्फ मैन्युअली सब मिलेगा, एसएमएस फैसिलिटी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसको जेनेरिक अकाउंट बोला जाता है। जेनेरिक अकाउंट मतलब बेसिक अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजिकल मेजर्स कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। ये याद रखना, ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स आर मोर इजी एंड फास्ट टू गिव बेनिफिट्स। इसमें जल्दी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। Therefore, these changes have more importance in agriculture developmental strategies. सबसे पहले आता है उसके अंदर इम्प्रूव सीड्स, यानी हाइब्रिड सीड्स। ना जब भी हाइब्रिड आता है उसका मतलब क्या, किसी दो टेक्नोलॉजी का मिक्सचर किया जाए ना, दैट इज हाइब्रिड। जैसे हाइब्रिड कार तो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों से चलती है, आर डेवलप्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस। These scientifically developed seeds give more production helps in producing crops speedily and protect crop against diseases. India has achieved a notable rise in food grains production with the help of these type of seeds. Therefore, extraordinary rise in food grains production is known as the place of agriculture revolution. उसको नाम क्या दिया गया पता है फूड ग्रेन के अंदर, उसको सीड रिवोल्यूशन अंडरलाइन करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाला। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमिटी NARC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज गिव प्रायोरिटी टू सीड डेवलपमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रियलिटी। तो आज भी अपने बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो क्या काम करती है, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए काम करती है। नाउ द नेक्स्ट इज द यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर increase with the use of improved seeds in India. Chemical based fertilizer underline करो, give enough nutrition to plant and helps it to grow rapidly. केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको लगता है कि जमीन के अंदर ये पर्टिकुलर एलिमेंट कम हो गया है तो उसी का फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते, जबकि जो बायोलॉजिकल जितना भी दूसरा मैन्योर होता है, जो ट्रेडिशनल मैन्योर, उन सब के अंदर क्या आप जरूरत हो या ना हो फर्टिलाइजर बना के उसके अंदर डाल दे जाते, तो जो क्रॉप को जरूरी ना भी हो वो चीज भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर में आपको पता है कि इसी चीज के बारे में अपने को समझना है और इसी चीज को अपने एलिमेंट को जमीन के अंदर अपने को ऐड करना है। यहाँ लिखा गया है कि नाइट्रोजन, फोस्फेट, पोटाश एंड अदर केमिकल्स यूज्ड एज पर क्रॉप। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर, अंडरलाइन करो, by public sector enterprises are also used in India. Which are the public sector enterprises? हमारे नजदीक में जो GSFC और GNFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। इवन
फर्टिलाइजर्स आर इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट लोअर रेट्स, यानी सब्सिडी वाले रेट्स के ऊपर उसको बेचा जाता है। इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड ऑन स्काई, यानी फॉर रेन पर्पस in majority cases, but rain is quite uncertain. So it directly affects agricultural production and productivity. India has one of the big issues of agriculture, which is inadequate, underline करो, inadequate facility of irrigation. अगर एग्रीकल्चर को अनसर्टेनिटी ऑफ रेन में से बाहर आना, जैसे मैंने कल आपको समझाया कि अभी फार्मर्स ने क्या किया है, विंटर क्रॉप्स को के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना ज्यादा शुरू किया, क्योंकि पानी अवेलेबल है। तो अगर पानी अवेलेबल है तो अपने रिस्क लेना ही नहीं है बारिश के सीजन के अंदर। जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा है तो बहुत कम, दोनों होने के चांसेस है, तो वैसी जगह पे ना बारिश के अंदर रिस्क कम लिया जाता है, और बारिश के बिना की सीजन के अंदर क्रॉप्स को लिया जाता है, उसके क्रॉप्स अलग होते हैं। एंड टू प्रोवाइड सर्टेनिटी इन द इरिगेशन फैसिलिटी, देन different motive of small and medium scale irrigation projects should be developed, and these tasks should be prioritized to expand the service of irrigation. Underline करो, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये दो अलग अलग सेटअप किया गया इंडिया के अंदर। इन एडिशन टू दैट, इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट किया गया है, और बाकी सारी फैसिलिटीज जो इरिगेशन की है वो अपने लिए अवेलेबल कौन कराएगा? नाबार्ड। तो नाबार्ड का काम देखो कितना बढ़ता जा रहा है। नाबार्ड का काम था खाली फार्मर्स को क्रेडिट देना, उसके बाद में क्रेडिट के बाद दूसरा आया लैंड डेवलपमेंट का उसका जिम्मा, उसके बाद में मार्केटिंग का जिम्मा उसके पास आया, और उसके बाद में इरिगेशन फैसिलिटीज का, यूनिवर्सिटी सेटअप करने का भी जिम्मा उसके सर पे। नाउ यूज ऑफ मशीन्स, वन ऑफ द रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज ट्रेडिशनल इक्विपमेंट और मशीन, यानी पुराने जमाने के मशीन्स को यूज किया जाता है। आज इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर डेवलप होने के बाद ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है, ट्रेलर, थ्रेशर्स, इलेक्ट्रिक पंप सेट्स, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड, स्प्रिंकलर्स पंप, स्प्रिंकलर पंप यानी दवाई छांटने के लिए जो पंप यूज किया जाता है वो। अब ये जो थ्रेशर है ना, उसका एक प्रॉब्लम भी है, थ्रेशर क्रॉप को जमीन में से नहीं निकालता, ऊपर से काट देता है, तो जमीन में इतना सा हिस्सा बच जाता है, खास करके वीट का 2-3 इंच जितना हिस्सा बच जाता है, तो फार्मर्स उसको निकालते नहीं है, जला देते हैं। फार्मर वो रेसिडुअल पार्ट है ना, उसको जला देते, पूरे पूरे खेतों में जला देते। और ये पूरा पट्टा है ना, अभी वही काम के अंदर है, अभी एट प्रेजेंट नवंबर दिसंबर में वो जलना शुरू होगा, क्रॉप निकल गया, राइट। अब ये जलना शुरू होगा ना, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, और फिर आएगा स्मॉग दिल्ली के अंदर, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान वाले पंजाब, वहाँ के सिंध, वो सब जगह पे ने वीट का क्रॉप लिया जाता है, और वो अच्छी जमीन के ऊपर अच्छा क्रॉप भी मिलता है, पर ये लोग क्या करते हैं, पूरी जमीन को जला देते हैं। अब जलाने के बाद वही चीज है ना, वापिस क्या उसको निकालने की जरूरत नहीं है, जमीन को उल्टा पुल्टा किया वो अंदर चला जाएगा, और वो जमीन को न्यूट्रिएंट्स भी देता है जला हुआ बात। तो इसलिए ने ये लोग कभी भी उसको निकालने की जहमत नहीं करते। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये भी लिया था कि जो तुम जला देते हो ना, उसको हमको बेचो, इसको जमीन में से निकाल के हमको बेचो, तो हम उसको पैसे देंगे, आप हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई है। बट स्टिल निकाले कौन, जलाए कौन, सॉरी वापिस भेजने जाए कौन, ये सब इनको अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई अभी भी ये कम नहीं हो पा रहा है, इसको प्रोहिबिट किया गया है, पर फार्मर्स मानेंगे नहीं, क्योंकि कोई आग लगा के चला गया, उसके बाद में तुम कुछ नहीं कर सकते, वो पूरे पूरे खेत जलते हैं, 2-3 दिन के अंदर वो आग तो खत्म हो जाती है, पर स्मॉग है नहीं रहता है हवा में, क्योंकि ठंडी के कारण स्मॉग नीचे रहता है, हेवी है, वो नीचे रहता है। दैट्स वाई है ना, यहाँ पे वो एक प्रॉब्लम पोल्यूशन का क्रिएट होता है। टेक्नोलॉजी हमेशा अपने साथ में कोई ना कोई ड्रॉबैक भी लेके आती है, तो थ्रेशर से काटने का सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो ये है, पहले हाथ से उसको निकाल दिया जाता था, हाथ से नहीं निकले ना तो भी क्या जमीन तक उसको काटा जाता था, तो पार्ट बहुत कम बचता था। थ्रेशर जमीन तक नहीं जाएगा, तो अगर जमीन तक जाएगा तो पत्थर न रहेंगे, और पत्थर के कारण क्या उसकी जो ब्लेड है वो खराब हो जाती है, तो थोड़ा ऊपर से काटना पड़ता है,
तो जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो बचा हुआ पार्ट जला दिया जाए। दैट शुड नॉट हैपन। अब जलाने के लिए भी वापस टाइमिंग होता है कि जब काट लिया है ना उसको, तो उसके बाद में उसको सुखाया जाता है पहले, फिर जलाया जाता है। सूखने के लिए आपको 2-3 वीक चाहिए धूप के अंदर, और उसके बाद में उसको जला दिया जाता है। These machines are very helpful to have more than one crop, underline करो, to have more than one crop a year which increases productivity। कि हर बार मैं अगर कल्टीवेशन करने के लिए वही बैल वाली चीजों को यूज करूंगा तो कोई मतलब नहीं, उसमें टाइम ज्यादा जाता है, यहाँ टाइम बचता है, इसलिए आप एक से ज्यादा क्रॉप्स ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पेस्टिसाइड्स। Ready crop has danger of various diseases and insects. To prevent crop from various diseases and to protect plants from insects, scientifically developed pesticides are very useful. By using them, the loss of crop can be restricted, which also will give high productivity. इसमें नंबर 1 कंपनी कौन सी है? बेयर नाम की कंपनी है, BAYER। ये बेगोन स्प्रे बनाती थी। अब बेगोन स्प्रे तो उसकी बाई प्रोडक्ट है समझो। उसका मेजर काम क्या है? ये दवाइयाँ बनाना, और वो भी कौन सी? पेस्टिसाइड्स बनाना। और पेस्टिसाइड्स यानी इतने हाई क्वालिटी के और इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि हाथ में अगर गिर गया ने तो आपको 10-12 बार हाथ धोने पड़े, तो उसका जहर हाथ में से निकलता है। इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, फिर भी फार्मर्स का खुले हाथ बैर हैंडल। फिर ये लोग क्या होते हैं? उसके बाद बीमारियों का शिकार होते हैं लो इम्यूनिटी के कारण। Now the next one is the soil testing. ये much popular in cultivation with the help of scientific techniques. That tests give information about land. It means it is land favorable to crop or not can be known by test. ये टेस्ट से पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ये जमीन हमारे लिए फेवरेबल है भी कि नहीं है। Even it gives information of deficiency of elements of soil that helps to remove deficiency of land। यानी इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी यानी कौन कौन से एलिमेंट सॉइल में नहीं है ये पता चलता है। दैट हेल्प्स टू रिमूव डेफिशिएंसी ऑफ लैंड। दिस वे लैंड कैन बी मेड फेवरेबल टू क्रॉप एंड इट become capable to give high productivity। This test answers more about favorability of land for crop or not so। यानी यहाँ पे जो है ना, वो खास तो क्या फर्क पड़ता है कि हमको पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ये जमीन फेवरेबल है भी कि नहीं है। Now, other measures to improve agriculture productivity, farmers are needed to educate, or they may be well informed about new technology to bring changes in their working pattern. Even they should awaken for bad customs of rural areas and can be explained about not to believe in underline करो fatalism। fatalism यानी fate यानी नसीब के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। New measures like agriculture fair can be used to increase agriculture productivity। यानी अगर आपको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स है। खास करके एग्रीकल्चर फेयर, ये फेयर आज भी होता है, आज होता है ये। आप कौन सी क्वालिटी के गेहूं बनाते हो वो आप फेयर के अंदर लेके जाओ, वहां पे जो ट्रेडर्स है ना वो आते हैं और वहां बार्गेनिंग होता है। और सबसे अच्छी बात ये है ना, यहाँ ऑप्शन जैसा हो जाता है कि मैं इतने में खरीदूंगा, दूसरा बोलेगा मैं इतने में खरीदूंगा। पर इनके अंदर भी वापिस क्या है, जो खरीदने वाले इनके अंदर लॉबी बन जाती है कि मैं भाव बोलूँ ना, उसके बाद में दूसरा मुझसे ज्यादा तो ना बोले। वो अंदर अंदर साठ गांठ करके जाते एक्सप्लोइट करने के लिए। इन एडिशन टू दैट, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज लाइक कैटल रेयरिंग, जानवर पालना, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, jungle and others can be used to reduce dependency of agriculture। That can increase agricultural productivity। The small scale industries can be expanded to rural areas। That kind of industries can become supporting to agriculture and that can make improvement of agriculture productivity easier and possible in reality। यानी हम सपोर्टिंग एक्टिविटीज कैसे, ऊपर अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन को, कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग और जंगल, जंगल में से बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हो, अकेली लकड़ी नहीं मिलती उसके अंदर। नाउ मॉडर्न एग्रीकल्चर।
Indian agriculture, traditional agriculture use organic manure, seeds, simple plow, bullocks and primary instruments. These instruments give very less productivity and the use of them was unable to satisfy agricultural requirements of entire nation. Therefore, since 1966, modern agriculture emerged in India. Modern agriculture uses modern inputs like hybrid seeds, high quality seeds, chemical fertilizers, pesticides, new machines of agriculture, irrigation, etc. Due to use of these modern inputs, agricultural production increased extensively. This was counted as revolution. अब हमने इन मशीन्स को यूज करना शुरू किया, न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स को यूज करना शुरू किया। 1966 के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया गया, बट 1961 से गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचना शुरू किया था। पायलट प्रोजेक्ट 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा गया था। 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट रखा गया था। इसको इन्हें हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम बोला जाता है। देखो, अब ये जो प्रोग्राम है वो 1966-67 के अंदर सिर्फ खरीफ पाक के लिए लॉन्च किया गया था और इसको अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये 4th 5 ईयर प्लान के अंदर आया था। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इसके अंदर कि हम अगर बात करें तो इसमें 7 अलग अलग जगह पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट की तरह से देखो, 1960 के अंदर इसको है ना इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, IADP। उसका दूसरा नाम है इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 7 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताया था, उस 7 डिस्ट्रिक्ट के नेम्स आपको मैं बता रहा हूँ। पहले 1965 कितनी सारी डेट्स है इसके अंदर, अलग अलग जगह पे इसको यूज किया गया था। याद रखो, बिहार में 2001 में स्टार्ट हुआ ये प्रोग्राम। ऑलवेज लेट। और ये प्रोग्राम व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज के लिए स्टार्ट किया गया था। जो 7 डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो इसमें पहला है वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में, शाहाबाद बिहार में, रायपुर छत्तीसगढ़, तंजावुर तमिलनाडु, लुधियाना पंजाब, अलीगढ़ यूपी और पाली राजस्थान। ये 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम है। पहले कौन सा 1960 में 7 डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, फिर ये 7 डिस्ट्रिक्ट के रिजल्ट देखने के बाद एक साथ में 1966 के अंदर पूरे इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और उस वक्त पता चला कि वीट का जो प्रोडक्शन था ने वो 5000 से 6000 किलोग्राम हो गया पर हेक्टर। पहले 5 ईयर भी नहीं, 1200 किलोग्राम वीट प्रोड्यूस होता था। अब इन सबका एवरेज निकाला गया तो एवरीवेयर 5000 टू 6000 किलोग्राम हो गया। समझे? तो ये इसके पीछे का कारण ये था कि हमने हाई यील्ड सीड्स को यूज करना शुरू किया, फर्टिलाइजर को। हमने इसके बारे में जो ट्रेनिंग है वो इजराइल से ली थी, इसके बारे में। और फूड फाउंडेशन जो इंडिया में आया था उसने इंडिया के लिए रिकमेंड किया था कि इस तरह का प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज 1957-58 के अंदर एक्यूट स्कैरसिटी आई थी फूड ग्रेन्स की। 2 साल फूड ग्रेन्स हमको इंपोर्ट करने पड़े और हमारे पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज था ना वो फॉरेन एक्सचेंज ऑलमोस्ट खत्म होने का है। मेजोरिटी उसमें हम डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर पा रहे थे, हम उसको यूज कर पा रहे थे खाली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बाहर से मंगवाने के लिए। सो इसीलिए हमने सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए 1966-67 के अंदर ये प्रोग्राम को पहली बार इम्प्लीमेंट किया। 3 साल के अंदर रिजल्ट एस्टोनिशिंग। 1971 के बाद इंडिया ने व्हीट का और राइस का इंपोर्ट करना बंद कर दिया, अपने एक्सपोर्टर बन गए।
समझे। पर ये न कुछ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए था और कुछ लिमिटेड एरियाज में उसका रिजल्ट ज्यादा देखने को मिला। हर एक जगह पे अलग अलग टाइम पे ये स्टार्ट हुआ। जो डेवलप स्टेट थे ना, उस स्टेट्स के अंदर जल्दी स्टार्ट हो गया। जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर उसके फायदे ज्यादा मिले, महाराष्ट्र में उसका फायदा ज्यादा मिला, गुजरात को फायदा ज्यादा मिला, तमिलनाडु को फायदा ज्यादा मिला। बाद में यूपी स्टार्ट हुआ, फिर बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, वहां पे बाद में स्टार्ट हुआ है सब। नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन, लास्ट पैराग्राफ। यूज ऑफ new technology for agriculture started from the year 1960-61 at 7 districts of India as pilot project. These known as these known initially as IADP, Intensive Agriculture ने Area Development Program, इन्होंने फुल फॉर्म रॉन्ग लिखा है, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमको ये गलत वाला याद करना पड़ेगा। इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले ये था, that means intensive agriculture program for districts. Due to wonderful success with passing of time, it was applied to whole nation. When it was implemented to nation, this was known as HYVP, यानी High Yielding Varieties Program. और उसको किसी ने निक नेम दे दिया और उसको नाम दे दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि HYVP किसी के दिमाग में चले ना चले, पर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या सबके जबान पे नाम चढ़ गया। And it is also known as the Modern Agriculture Technology Program or Program of Seeds, Fertilizer and Water Technology. ये सारे प्रोग्राम्स का ये प्रोग्राम का इसके अंदर ये भी देखो, तुमने आज जो पढ़ा उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि तुम्हारे जो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स है ना वो 5 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आते हैं। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको 2 या तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आएगा, और इसके बाद वाला जो है ना वो मल्टीपल क्रॉपिंग है। वो मल्टीपल क्रॉपिंग के आपको 2 या तो 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ये सब निकाल दिया था लास्ट टू लास्ट ईयर, 30% सिलेबस कम किया था ना उसके अंदर, जो एग्जामर नहीं ली बात।